दिख रहा था, बाकी इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मतलब लाइट की पहला अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट समझा था कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन ने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ कैथोड। ये जो मटेरियल लिया गया है, जो मेटल ली गई है, उस पर डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और एक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के कम फ्रीक्वेंसी अगर लाइट से आ जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता ही नहीं। अगर यहाँ लाइट जो गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, या वेवलेंथ की हम बात करें तो एक लिमिट से कम होनी चाहिए। वो वेवलेंथ की लिमिट को अपन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये आइंस्टाइन ने कैसे समझाया कि जितने भी फोटॉन गिर रहे हैं, हर फोटॉन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, और जब इलेक्ट्रॉन्स इन्हें अब्सॉर्ब करते हैं तो एक बार में एक ही फोटॉन अब्सॉर्ब होता है, और एक फोटॉन फुल्ली अब्सॉर्ब होता है इलेक्ट्रॉन से। ऐसा उन्होंने कुछ बताया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो बाहर आना चाहता है मेटल से, उसको वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अपन ने समझा था वर्क फंक्शन क्या होता है। तो अगर प्रोटॉन के लिए वर्क फंक्शन या ज्यादा हो तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू वर्क फंक्शन, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को h f लिख सकते हैं या h nu लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को जिस लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं उस बात से। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे कंडीशन आई, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 5 by h। तो एक 5 by h जो है ये अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 by h होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक दिखेगा नहीं। तो अपन ने पॉइंट समझ लिया भाई, फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन में निकाल लिया अपन ने। तो इसे वेवलेंथ के टर्म में भी लिखा था, है ना। वेवलेंथ अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक दिखता है, लेकिन लिमिट से ज्यादा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं दिखता है। तो जितनी वेवलेंथ बढ़ाओगे उतनी एनर्जी कम होती जाती है, ज्यादा वेवलेंथ होगी तो एनर्जी कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक दिखेगा। तो सेकंड पॉइंट समझा था अपन ने, कोई टाइम लैग नहीं होता लाइट के गिरने में और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में, कोई टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही लाइट गिरती है वैसे ही मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। वेव थ्योरी के हिसाब से कुछ टाइम लगना चाहिए। अगर बहुत स्पेंट इंटेंसिटी में लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम ले तो ये इंटेंसिटी कम होने की वजह से टाइम लगना चाहिए लाइट गिरने में, और इलेक्ट्रॉन का निकलने में छोटा मोटा टाइम इंटरवल होना चाहिए। वेव थ्योरी के हिसाब से टाइम इंटरवल होना चाहिए था, पर प्रैक्टिकली टाइम इंटरवल होता नहीं है। तो इसको आइंस्टाइन ने कैसे समझाया था, जब लाइट गिरती है तो पूरा एक बंडल ऑफ एनर्जी एक साथ गिर रहा है, अब पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्स एक साथ गिर रहा है। और ये पैकेट की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करके इजीली बाहर आ सकता है। तो कोई टाइम का रोल ही नहीं रह गया आइंस्टाइन के हिसाब से, तो वो प्रैक्टिकली था भी नहीं। तो आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है हमें। फिर अगला पॉइंट अपन ने देखा था फोटो करंट का वेरिएशन। ये जो हमारा अपरेटस था, इसमें एक ग्लास ट्यूब है जिसमें वैक्यूम जैसा क्रिएट करते हैं अपन, ये जो इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पर फोटॉन जो है लाइट देती है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की वजह से क्रिएट होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उस तरफ पुल होते हैं। तो इस ट्यूब में हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखता है, उल्टी डायरेक्शन में करंट दिखता है, जिसे फोटो करंट बोलते हैं। जो फोटो करंट है इसे हमें जो बैटरी का पोटेंशियल था इसके साथ हमें प्लॉट करना है। हमने फोटो करंट को बैटरी के पोटेंशियल में प्लॉट करा। मैं इस इलेक्ट्रोड पे हायर पोटेंशियल रखूं इसके कंपेयर में, तो ये बैटरी इस तरह से लगी हुई रहेगी। जब बैटरी को अपन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा है तो करंट का वेरिएशन तो गिरता आ रहा है, और इसके साथ करंट बढ़ता बढ़ता है और एक लिमिट पर कांस्टेंट हो जाता है। करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और सैचुरेशन करंट जो होता है लाइट की इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है। हाँ, और अगर मैं बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दूं, ये बैटरी को अपोजिट कनेक्ट कर दूं, उल्टा कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उल्टी हो जाएगी। इन दैट केस ये इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचना नहीं चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है, करंट कम होता है, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जाके तो करंट जीरो हो जाता है। जिस पोटेंशियल पे हमें फोटो करंट जीरो दिखने लगता है उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। So what is stopping potential? This is the potential in this photo cell, वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है फोटो सेल में, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल है, जिससे फोटो करंट नहीं दिखता, फोटो करंट जीरो हो जाता है, तो उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग। चलिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने जब ऑब्जर्व करा तो हमें पता चला ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो मैं एक बड़ी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा दूं पर जिसकी इंटेंसिटी मैंने मान ली ज्यादा है, तो वी स्टॉप है ना बढ़ जाता है, वी स्टॉप डैश लिखा है, एक डैश वी स्टॉप ज्यादा है, वी स्टॉप डैश, क्यों, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। When frequency of light is increased, stopping potential बढ़ता है।
तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पर्टिकुलर मेटल का पूरा apparatus बनाया यहाँ पे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को प्लॉट, तो प्लॉट ऐसा लीनियर जैसा है। ये समझ में आ रहा था वेव थ्योरी के हिसाब से कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट फंस गया था वेव थ्योरी के हिसाब से, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का लीनियर रिलेशनशिप रखता है, और उसको आइंस्टाइन ने कैसे समझाया वो देखते हैं अपन। और एक करंट जो है वो जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, एक लिमिट पर करंट कांस्टेंट हो जाता है, और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ये सिर्फ आइंस्टाइन ने कैसे समझाया वो नहीं समझते। तो यहाँ पे कोई डाउट आपको ऑब्जर्वेशंस में, देख लो पहले अच्छे से ऑब्जर्वेशन में, तो समझ क्या बताइए, किसी भी ऑब्जर्वेशन को प्रॉब्लम। नो सर। चलिए ओके। तो सर हाँ बोलिए। सर जब फोटोन मेटल पे इंसिडेंट करते हैं तो जो फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता वो फोटोन का क्या होता है सर? फोटॉन बहुत सारे कहते हैं, कुछ फोटॉन्स अब्सॉर्ब होंगे, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे, कुछ एटम भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं आपस में, कहीं भी मतलब अब्सॉर्प्शन हो सकता है उनका। बहुत सारे फोटॉन तो रिफ्लेक्ट ही हो जाते हैं, है ना, तो इस तरह से समझ सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए कुछ ऐसा डायरेक्ट मेरे पास रीजन नहीं कि कहा जाते हो, बस फोटॉन गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं। बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो अब्सॉर्ब कर लेते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते मेटल से, वो भी अपन अभी समझेंगे। तो कई सारे जितने फोटॉन गिरे उतने इलेक्ट्रॉन आए जरूरी नहीं है। यस। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, क्या हमारा एक्सप्लेनेशन था। आइंस्टीन ने बताया कि जब इस मेटल पे फोटॉन्स गिरते हैं, फोटॉन्स की गिरने की वजह से, मतलब यहाँ थोड़ा स्पेस से यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं, तो इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हैं, पर जितने फोटॉन गिरे सबके सब अब्सॉर्ब हो इट इज नॉट नेसेसरी। जितने फोटॉन गिरे सबके सब अब्सॉर्ब हो इट इज नॉट नेसेसरी, पहली चीज तो बहुत सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, जो अब्सॉर्ब हो जाए, हर इलेक्ट्रॉन अगर एक फोटोन अब्सॉर्ब कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन एक फोटोन अब्सॉर्ब कर रहा है वो बाहर आ जाए ये भी जरूरी नहीं। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए इवन आफ्टर अब्सॉर्बिंग फोटोन इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाई? बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन काफी अंदर होगा मेटल के अंदर, वो डीप डाउन कोई अंदर होगा, तो वहां से उससे बाहर निकलते समय कुछ बहुत सारे स्पेस को मूव करना है जो मेटल के अंदर ही है, and in that space it may collide with neighboring atoms, वो दूसरे एटम से आयन से टकरा सकता है। ड्यू टू दिस कोलिजन्स इसकी एनर्जी कम भी हो सकती है, एनर्जी लूज भी कर सकता है वो, और एनर्जी लूज करते करते अगर वर्क फंक्शन से टोटल एनर्जी कम हो गई उसकी, तो फिर वो नेचुरली मेटल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो ये समझ में आया हमें आइंस्टीन की थ्योरी से कि जितने फोटॉन गिरे पहली चीज तो सब अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, दूसरी चीज जो अब्सॉर्ब हो भी गए, जिन इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन अब्सॉर्ब भी करा, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि अंदर कोलिजन से एनर्जी लूज भी कर सकते हैं। तो पहली चीज से समझ में आया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होंगे वो नंबर ऑफ फोटॉन से कम होगा। तो इसका जो रेशियो होता है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है, इसको हम क्वांटम एफिशिएंसी हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन जो फॉल हुए, नंबर ऑफ फोटॉन। एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि एक फोटॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बने, या इसको मैं इनटू 100 कर दूं तो परसेंटेज में बात कर लेंगे अपन। जैसे कि 100 फोटॉन गिरे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, तो परसेंटेज में बात हो जाएगी। इस रेशियो को पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे अगर टाइम से डिवाइड भी कर दो तो ऊपर पर यूनिट टाइम लिख दो, नीचे भी पर यूनिट टाइम लिख दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम टाइम तो जो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आता है इसे बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी, इनटू 100 करके परसेंटेज भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकली जो रेशियो आता है 1%, 5%, 2%, ऐसा कुछ रहता है, मतलब स्मॉल नंबर होता है ना, मतलब 100 फोटॉन में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा कुछ रहता है। चलिए, तो पहली चीज जो हमको प्रैक्टिकल समझ में आई थी वो भी आइंस्टाइन ने बोली। दूसरी चीज फिर आइंस्टाइन ने बताया कि अगर आप है ना फोटॉन्स का नंबर बढ़ाओगे, ज्यादा फोटॉन मेटल पे गिराओगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे वो बढ़ सकता है। आइंस्टाइन ने बोला जब ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे, फोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि फोटॉन से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, फोटॉन ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा नंबर में आ सकते हैं। दैट पॉइंट एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स
our saturation current dependency on intensity. लाइट की जो इंटेंसिटी है जबकि हम अगर वो बढ़ाएंगे विद कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम या फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं। याद करिए इंटेंसिटी क्या होती थी, मैंने कहीं लिखी हुई थी अभी अभी यहाँ लिखनी थी मुझे, ये वाले हम फिर से एक्सप्रेशन में देखे थे। इंटेंसिटी होती थी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन भी बढ़ा रहे हो आप नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली फोटॉन का नंबर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ सकता है जो बाहर आएंगे। इसलिए सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। क्या है समझ में आया? Saturation current increases with intensity because when more intense light is falling on the metal, more number of photons are falling on the metal. If I relate intensity with number of photons, more number of photons are falling on metal. Hence, more electrons may be emitted. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. फिर आंसर ने क्या बताया, जो फोटोन गिरे उनकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये तो पहले बात हो चुकी थी अपनी। अब फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है, एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो जो एक्सेस एनर्जी है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन जो होगी एक्सेस एनर्जी, ये एक्सेस एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। इलेक्ट्रॉन की बाहर जो एनर्जी होगी उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये हो सकती है, अंदर वो कोलिजन भी कर सकता है, मैक्सिमम एनर्जी को लेकर वो बाहर आ सकता है, वो हो जाएगी हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क। असली में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इसके बीच इससे कम भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे जीरो पे हो सकती है और मैक्सिमम वाले हमें इलेक्ट्रॉन भी मिल सकते हैं। आइंस्टाइन के साथ हमें समझ में आया कि जब फोटोन गिरता है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब करी, इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब कोशिश करने में हो सकता है एनर्जी थोड़ी लूज कर दे, किसी से कोलाइड हो जाए अगर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकती है, और हो सकता है पूरी डिफरेंस ऑफ एनर्जी को लेकर बाहर आ जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं हमें यहाँ जो बाहर निकलते हैं मेटल से, जो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सबके सब सेम एनर्जी के नहीं है। एक तो ये चीज समझ में, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आती है वो सेम नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन जीरो एनर्जी के भी हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के भी हो सकते हैं, कुछ बीच के भी हो सकते हैं, तो वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमें। पहली चीज तो समझना है। दूसरी चीज जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की वो हो सकती है एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, और मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो ये चीज ज्यादा तरह की जरूरत नहीं मुझे। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस काइनेटिक एनर्जी को लेके बाहर आ सकते हैं, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो लिखी हुई थी वहां पर, अब उसको मैं अलग अलग तरह से लिख के देखता हूं। एनर्जी ऑफ फोटॉन को मैं लिख सकता हूं hc by लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। एनर्जी ऑफ फोटॉन को लिख सकता हूं h into nu माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे भी लिख सकता हूं इक्वेशन को। एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है उसको तो hc by लैम्डा रहने दो। अच्छा, जो वर्क फंक्शन है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से डिपेंडेंट होता है, ये तो वही लिखा था। फाई को hc upon लैम्डा थ्रेशोल्ड लिख सकता हूं, उसको hc upon लैम्डा थ्रेशोल्ड भी लिख सकता हूं मैं, या फाई को मैं h न्यू थ्रेशोल्ड भी लिख सकता हूं। फाई इज नथिंग बट h न्यू थ्रेशोल्ड, या ताजा मतलब ये लिखा फाई h न्यू थ्रेशोल्ड, न्यू या फ्रीक्वेंसी f से लिख दो। तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कई तरह से लिख सकते हैं। जो सेम इक्वेशन है उसको मैंने अलग अलग फॉर्म में लिख दिया है ना, तो सारी एक ही इक्वेशन है। ये सब क्या रिप्रेजेंट करती है? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है। इस इक्वेशन का नाम है आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, याद रखिए इक्वेशन है, बहुत काम की इक्वेशन है, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। यस सर। क्या देती है इक्वेशन हमको? ये किस चीज की इक्वेशन है, क्या मिलता है इससे हमको बताइए सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ना। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या सबकी इतनी होती है? नहीं, एक No, इलेक्ट्रॉन sir. नो सर। नहीं, है ना। वेरी गुड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आइंस्टाइन ने कैसे समझाया जो कर्व था, ठीक है।
तो फिलहाल इस कर्व को समझने के लिए मैं जो दूसरा इसमें पार्ट बनाया था ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा कर वो हटा रहा हूं। मुझे केवल अभी एक ही चीज समझना है। देखो, जब जीरो पोटेंशियल था तो थोड़ा करंट आ सकता है ट्यूब में। पोटेंशियल जैसे से बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाता है। अच्छा, करंट कब आएगा? जब यहाँ से कोई निकला हुआ इलेक्ट्रॉन इस पूरे सर्किट में घूम जाएगा, तभी वो करंट में काउंट हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है लेकिन इस पूरे सर्किट में नहीं घूमा, तो वो तो करंट को क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन निकले सबके सब सेम नहीं थे, कुछ की एनर्जी जीरो टाइप की भी थी। तो जैसे ही वो निकले, इस मेटल प्लेट पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज। मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वापस अट्रैक्ट भी होंगे वो मेटल से, तो हो सकता है वापस जाए। राइट, मेटल में पॉजिटिव चार्ज आया, उससे इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रन का एनर्जी नहीं, वो जेटी मेटल से बाहर निकला, मेटल में पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया अपनी तरफ, वापस भी आ सकता है। तो ये क्या है ना, तो जो जीरो काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है वो तो हो सकता है कि आप वापस पुल कर लो मेटल के अंदर। अच्छा, जिनके पास जो मैक्सिमम एनर्जी थी, क्या वो भी जस्ट निकलते से बाहर आ जाएंगे, जस्ट निकलते से वापस मेटल में आ जाएंगे? जिनके पास एनर्जी थी उनका क्या होगा? दे कैन ट्रेवल, है ना, उनके पास तो स्पीड है, दे कैन ट्रेवल अप टू सम लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मेटल, मेटल से दूर तक जा सकते हैं। तो जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से निकल कर इस एनोड तक जा सकते हैं। दैट्स व्हाई जब जीरो पोटेंशियल लगाया था, स्टिल यहां पे पोटेंशियल जीरो लगाया था, स्टिल कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो कैथोड से निकलेंगे और एनोड पहुंच जाएंगे और इसलिए सर्किट में फ्लो कर जाएंगे। तो उनकी वजह से जीरो पोटेंशियल पर भी करंट आ सकता है, जीरो पोटेंशियल पर भी हमें करंट मिल सकता है। समझे क्या? यस सर। है ना, तो वाई जीरो पोटेंशियल लगाने पर भी करंट आता है, वो हमको समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब पोटेंशियल को जैसे से बढ़ाया मैंने, इस बैटरी के पोटेंशियल को जैसे से बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले उसको उधर पुल कर दिए ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको एनोड की तरफ पुल कर दिए। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी स्ट्रांगली पुल करेगी वो, तो इवन जीरो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी वहां पुल कर पाएगी वो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगी तो जीरो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी एनोड तक पुल कर लेगी वो, जीरो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक पहुंच जाएगा। दैट्स व्हाई हमें करंट बढ़ते हुए दिखेगा। जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ते दिखेगा, और एक पॉइंट के बाद जब हमने जीरो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी पुल कर लिया उसके बाद फिर और करंट बढ़ ही नहीं सकता। आपने जितने इलेक्ट्रॉन बाहर से निकले सबकी सब एनोड पर पुल कर लिए, अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा दो तो उससे कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे वो सबकी सब एनोड पर पहुंच गए, तो सर्किट में इससे ज्यादा करंट आ भी नहीं सकता। दैट्स व्हाई करंट एक लिमिट तक बढ़ता है, आफ्टरवर्ड्स सैचुरेट हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? सैचुरेशन करंट क्यों आ गया? यस सर। सैचुरेशन करंट को हुआ क्या है, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे पर सेकंड उतने फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ पहुंच गए। जितने फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ निकले, एक सेकंड में यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकले मान लो, तो एक सेकंड में 10 ही पहुंच गए, तो एक सेकंड 10 निकलते जा रहे हैं, 10 यहाँ पहुंचते जा रहे हैं, तो इसलिए हमको मैक्सिमम करंट मिल गया, इससे ज्यादा करंट फिर आ नहीं सकता। कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है इसके अंदर अभी तक किसी समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जब बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो क्या होगा, अब बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो क्या होगा। जब इस बैटरी को रिवर्स कनेक्ट कर दूंगा, उल्टा लगा दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो रिटार्ड हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जीरो एनर्जी के थे वो तो पहले ही अंदर वापस आ जा रहे थे, जिनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी अब वो भी रिटार्ड होंगे। तो यहाँ से यहाँ वो चलते जा रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बैटरी उल्टी कनेक्ट करने से रिटार्ड हो रहे, धीरे धीरे उनकी स्पीड भी कम होती जा रही है एनोड तक पहुंचते पहुंचते, इसलिए धीरे धीरे हमें करंट कम मिलते जा रहा है। जो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे अब वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे यहाँ तक, क्योंकि बैटरी उल्टा है, इलेक्ट्रिक उनको रिटार्ड कर दी, तो जिनकी एनर्जी कम है वो तो यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर धीरे धीरे कम मिल रहा है एनोड पर, इसलिए हमें करंट कम दिख रहा है। फिर एक पॉइंट होगा कि जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी एनोड पे नहीं पहुंच पाएगा। जब इस बैटरी का रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, इस बैटरी को उल्टा करके इसको पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, अपन इस डायरेक्शन में पीछे आते जाए,
तो बैटरी का पोटेंशियल रिवर्स में बढ़ा है। दैट केस क्या हो रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, उनकी एनर्जी कम होती जा रही है। तो यहाँ पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन अगर मैक्सिमम एनर्जी वाला भी यहाँ पहुंचने से थोड़ा पहले ही इसकी एनर्जी खत्म हो जाए, जितनी एनर्जी मैक्सिमम थी उसकी भी एनोड पहुंचने से पहले थोड़ी एनर्जी खत्म हो जाए, तो क्या होगा, वो तो एनोड पहुंचेगा ही नहीं, वो यहाँ एनर्जी खत्म हो गई तो इलेक्ट्रोफिल से वापस चले जाएगा, तो करंट ही नहीं दिखेगा। जब इवन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी यहाँ से यहाँ जाते रहते खत्म हो जाए, तब करंट जीरो हो जाना चाहिए। सही है क्या? Yes, sir. सभी बच्चे समझ लो अच्छे से। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले सबके पास सेम एनर्जी नहीं है, कुछ के पास बहुत ज्यादा है, कुछ के पास कम है। बहुत ज्यादा जो है वो मैक्सिमम एनर्जी ये है, इस इक्वेशन से मिलती है हमें, और जो मैक्सिमम एनर्जी है बैटरी उल्टा कनेक्ट करी तो वो भी धीरे धीरे यहाँ पहुंचते पहुंचते खत्म हो रही है, तो इसलिए हमें करंट जीरो दिख रहा है। एट वी स्टॉप होता क्या है, इवन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू रीच एनोड, दैट्स व्हाई करंट इज बिकमिंग जीरो। तो जीरो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल में करंट जीरो होने का रीजन हमने समझा। क्या समझना है हमें, एट वी स्टॉप जो यहां से जाने में एनर्जी का चेंज होगा वो होगा ई वी स्टॉप, दैट शुड बी इक्वल टू के ई। के मैक्स पूरी लॉस हो रही है ई वी स्टॉप की वजह से, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी के मैक्स एंड लॉस शुड बी इक्वल टू ई वी स्टॉप। क्लियर हो रहा है क्या? वी स्टॉप पोटेंशियल पे क्या हुआ है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला जिसकी एनर्जी मैक्सिमम थी उसने भी यहाँ पहुंचते पहुंचते एनर्जी लूज कर दी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितनी एनर्जी लूज करेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट शुड बी इक्वल टू के मैक्स। देखो ये इक्वेशन आई क्या समझ में? यस सर। तो तुम्हें वी स्टॉप की रिलेशन मिल गया। देखो वी स्टॉप इक्वल टू के मैक्स, वी स्टॉप के मैक्स लिखा है, और के मैक्स की इक्वेशन देखो ऊपर लिखी थी मेरे पास h2 - 5, h2 - 5। तो वी स्टॉप इक्वल टू क्या हो गया, इसको उधर डिवाइड कर दो तो h by e into nu minus 5, ये इक्वेशन बनी। अरे तो वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा आ गया, ये किस तरह की इक्वेशन है ये? इक्वेशन का नेचर Straight lines. स्ट्रेट लाइन है, Straight लीनियर line. है, बिल्कुल सही। तो ये ग्राफ लीनियर Positive आना चाहिए slope. था जो आ रहा है, हमने तो पहले पढ़ा था ना, ग्राफ लीनियर आता है वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। Yes, sir. तो वी प्रूव, वी हमने समझ लिया प्रैक्टिकली कि एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ आ रहा है वो क्यों आ रहा है, आइंस्टाइन की थ्योरी से हमें समझ में आ गया कि ग्राफ क्यों आ रहा है ऐसा। ठीक है, ये इक्वेशन होती है वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी की, और फिर ग्राफ भी क्यों आ रहा है समझ में आ गया। अच्छा इस ग्राफ में ये इक्वेशन जो है, तो मुझे स्लोप क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्लोप h by e ना, Yes, sir. इसका मैं ये थीटा अगर एंगल देखूं तो tan थीटा होना चाहिए h by e, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो मेटल से कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, किसी भी मेटल के लिए सेम आएगा। अच्छा इंटरसेप्ट ऑन द y axis इज -5 by, यहाँ पर -5 by e का इंटरसेप्ट दिखेगा आपको। वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ को पीछे बनाएंगे तो y axis पे इंटरसेप्ट -5 by दिखेगा। वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे आगे प्लॉट करेंगे अपन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलते, तो कोई सेंस ही नहीं यहाँ पे ग्राफ दिखाने का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे आगे वी स्टॉप को दिखाएंगे और वो ग्राफ ऐसा अलग अलग मेटल के लिए अगर मैं इसे प्लॉट करूं, मैं डिफरेंट किसी मेटल के लिए प्लॉट करूं, तो अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है, इसलिए ये इंटरसेप्ट अलग हो सकता है और स्लोप सेम आएगा, h by e है वो तो कांस्टेंट है। तो अलग अलग मेटल के लिए जो ग्राफ होगा वो बनेगा सेम स्लोप का, बस इंटरसेप्ट अलग हो जाएगा। जैसे मेटल वन के लिए मेटल टू के लिए मेटल टू का अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो उसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अलग है मैग्नीट्यूड में इंटरसेप्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, स्लोप सेम दिखाया। इज दिस ग्राफ क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो बोर्ड पर बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट पूरा ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी बोर्ड पर है आपके सामने, तो देख लो किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो। क्या पढ़ा अपन ने एंगेजमेंट की इक्वेशन समझ में आई कि नहीं, ये कर्व ऐसा क्यों आता है करंट का समझ में आया कि नहीं, देख लो।
एट वी स्टॉप क्या होता है, कोई पूछे तो क्या बताओगे? वी स्टॉप पोटेंशियल लगाने से क्या हो जाता है बताओ? तो सर इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो एनोड पर नहीं पहुंच पाते और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो जीरो हो जाता वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे ड्यू टू लाइट, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते तो थे, पर वो यहाँ से पहुंचते पहुंचते एनोड तक पहुंचते पहुंचते रिटार्ड होते। तो ड्यू टू रिटार्डेशन जिसकी मैक्सिमम एनर्जी थी वो भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है एनोड पे, ये होता है वी स्टॉप। और एनर्जी का लॉस इक्वल टू के इन मैक्स हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो क्या है, सारी चीजें क्लियर? है। यस सर। वेरी गुड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक सारी थ्योरी वो अपन ने देख ली है। अच्छा, इस ये जो एक ग्राफ था करंट वर्सेस पोटेंशियल, इसमें मैंने कुछ वेरिएशन भी दिखाए थे आपको। मैंने बताया था कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे अपन, तो वी स्टॉप बढ़ जाता है, नेगेटिव का वी स्टॉप जो था बढ़ जाता है। तो वो भी अपन ने बना लिया था ना, वो अभी यहाँ मैंने हटा दिया था, तो मैंने बनवा दिया था पहले, राइट? बनवा दिया यस था मैंने। चलो, तो अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। तो हटा दो क्या बोर्ड पे सारी चीजें? नोट हो यस जाओ सर। तो। देखो, हमने जो फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाया था, इसको एक बार फिर से देखते हैं। किसी पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी के सपोज ग्राफ किया है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने फ्रीक्वेंसी वही रखी लाइट की और इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो ग्राफ ये हो जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, I2 greater than I1, in that case फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है, पर इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है कि ज्यादा फोटोन गिरेंगे मेटल पे, ज्यादा फोटोन गिरेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन का नंबर बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है। आप अगर ध्यान से देखें जो दूसरा ग्राफ है उसमें सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा है पहले की कंपेयर में, तो सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या समझ में आया? जो दो ग्राफ बनाया मैंने, इनमें क्या समझ में आ रहा है, स्टॉप सेम होने से इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और सैचुरेशन करंट ज्यादा होने से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो क्वांटम एफिशिएंसी थी ना, ये हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, क्वांटम एफिशिएंसी वो थी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितने में। अभी बताओ कि जो सैचुरेशन करंट है वो फोटो इलेक्ट्रॉन करंट से, फोटो इलेक्ट्रॉन से तो आया है यहाँ पे, और सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होगा कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन थे सब पहुंच रहे हैं एनोड पे, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले उतने सब पहुंच रहे। सैचुरेशन फोटो करंट का मतलब होना चाहिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितने निकले डिवाइड बाय टाइम, जो कि इलेक्ट्रॉन का नंबर पर यूनिट टाइम इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना? सैचुरेशन करंट शुड बी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट होता है रेट ऑफ लॉस चार्ज, और टोटल चार्ज जो निकला वो लिखूंगा नंबर ऑफ फोटोन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इतना चार्ज निकला, उसको टाइम से डिवाइड करा तो यह जगह में बस करें होना चाहिए ना। यस सर। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम निकाल सकता हूं, आएगा तो ई सैचुरेशन फोटो करंट बाय ई हो जाएगा कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले पर यूनिट टाइम। अब फोटोन का नंबर पर यूनिट टाइम कैसे निकालें, हो जाएगा इंटेंसिटी आई इनटू एरिया, जो क्या पावर, पावर अपॉन एच बाय लैम्डा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी इनटू एरिया हो जाएगी एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड, एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फोटोन रिसीव्ड पर सेकंड है, ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एफिशिएंसी, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो परसेंटेज में आ जाएगी। ये क्वेश्चन आई क्या समझ में, कैसे लिख दी मैंने?
यस सर। तो हमने देखा कि फोटो करंट का वेरिएशन कैसे हो रहा है विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब एक और पॉइंट समझते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दूं कीपिंग इंटेंसिटी सेम, ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं कि मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहा हूं बट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा। तो पहला सैचुरेशन करंट का ग्राफ पहले ग्राफ को जैसा आया करंट वर्सेस पोटेंशियल का। अब बताओ कि मैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, क्या डिफरेंस दिखना चाहिए आपको, बताओ। नीचे आएगा सर। और सर वी स्टॉप चेंज हो जाएगा सर। वी स्टॉप चेंज होगा और सैचुरेशन करंट भी कम हो जाएगा। सैचुरेशन करंट कम हो जाएगा पक्का? यस सर। ऐसा कुछ होना चाहिए। यस सर। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? नंबर 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 ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएंगे सर अब। वेरी गुड, नंबर ऑफ फोटॉन कम हो जाएंगे आप। हमने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ गई और हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी निकल रही थी वो तो कांस्टेंट रखना है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट करने के लिए नंबर ऑफ फोटॉन कम करना पड़ेगा। इंटेंसिटी होती है दो चीजों पर डिपेंडेंट, नंबर ऑफ फोटॉन कितने आ रहे हैं तो एक फोटॉन की एनर्जी क्या है। अब एक फोटॉन की एनर्जी बढ़ाओ पर इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन कम कर दिए, नंबर ऑफ फोटॉन कम करेंगे तो सैचुरेशन करंट कम होना चाहिए। तो ये ग्राफ होना चाहिए अगर हम इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। समझे क्या? पुराना ग्राफ ये था और ये रहा नया ग्राफ। चलिए, कुछ किताबों में सैचुरेशन करंट कांस्टेंट भी दिखा देते हैं, सेम दिखा देते हैं, वहां उनका मतलब इंटेंसिटी का होता है नंबर ऑफ फोटॉन से। वो कहीं पहले लिख चुके होते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन। अगर उन्होंने लिखा है ऐसा कि इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन तो फिर वो सही कह रहे हैं। उनके हिसाब से इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन है तो उनके हिसाब से करंट कांस्टेंट होगा। तो यू कैन आल्सो ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ ग्राफ में बनाने वाला हूं। देखो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का ग्राफ है, सैचुरेशन करंट सेम भी दिख सकता है आपको। तब जब किताब में पहले ही लिख दिया उन्होंने कि दैट स्टे इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन, वो बता देते हैं कि इंटेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फोटॉन, तो उनके लिए फिर सही है। कुछ आई के बाद तो पर लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, है ना, दिस इज लॉजिकली करेक्ट एंड दिस इज कि अगर इंटेंसिटी को नंबर ऑफ फोटॉन मान के चलो तो ये सही। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की अपन ने सारी चीजें समझ ली है, तो अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी कंप्लीट। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो आई विल सजेस्ट कि पूरा मॉड्यूल एससीबी कर लीजिए, आपका रेस वगैरह सब कंप्लीट कर लीजिए। रेडिएशन प्रेशर थोड़ा सा बचा हुआ अपना, वो अपन ने आधा अधूरा ही देखा था, मतलब क्या होता है उसका थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने, उस पे क्या क्वेश्चन आ जाता है, कैसे फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालना है, वो नहीं देखा था अपन ने, तो उस चीज पे आएंगे अपन। ठीक है, तो पहले इसको कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर रेडिएशन प्रेशर पे आएंगे, है ना। लिखो क्वेश्चन लिखो। सर हाँ बोलिए। आपने जो वी स्टॉप और ये जो सेकंड वाला ग्राफ ड्रॉ किया है सर आई और वी के बीच में, सर उसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ इंक्रीज, उसके ऊपर वाला सर ये हाँ इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ इंक्रीज की है सर? फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इसको बढ़ाया ना, ये पहली फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ था f1 के लिए, यस सर। और ये जो नीचे वाला जो सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ है, f2 ज्यादा है f1 से, तब तो इसका v स्टॉप ज्यादा है। सर सैचुरेशन पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ, सैचुरेशन करंट का पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे, शिफ्ट तो नीचे तो कर दिया मैंने, नीचे करा ना, सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए करंट नीचे है ना, ये तो कोई लेवल की लाइन नीचे है ना पहली से। यस सर, यस सर, यस सर, या थैंक यू सर। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए, लाइन ऑफ वेवलेंथ
light of wavelength 2000 angstrom, light of wavelength 2000 angstrom is falling on a metal, falling on a metal with threshold wavelength, falling on a metal with threshold wavelength 4000 angstrom. Light of wavelength 2000 angstrom is falling on a metal with threshold wavelength 4000 angstrom. Calculate stopping potential. Calculate stopping potential for photoelectron. Calculate stopping potential for photoelectron. Ready? जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको रोकने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, करो। ओके, आंसर भी आ रहा है मेरे पास। आसान क्वेश्चन था, हमने पढ़ा है ईवी स्टॉप होता है k मैक्स के बराबर, और k मैक्स निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन जो गिरा 12/20 अपॉन उसकी हमको वेवलेंथ दी है 2000 एंगस्ट्रॉम माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगा 65 लैम्डा, लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या दिया हमने 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम टू वेवलेंथ लिए ऊपर 12420 ले लिया, तो ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे एनर्जी दे देगा। अब यहाँ का E और वो E कैंसिल कर दो, तो V स्टॉप क्योंकि आपको मिल जाएगा 12/420 अपॉन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा। नाउ यू कैन डिवाइड दिस नंबर बाय 4000 12 3.1 समथिंग आ जाएगा, 3.105 ऐसा कुछ, तो 3.105 वोल्ट्स ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है क्या सर ई कहाँ गया? अब इससे बोलो, सर ई कहाँ गया? एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है 1.6 into 10⁻⁹ जूल, सही है। यस सर। तो ये जो ई है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था ना, यस सर, हो गया। समझे, ये दोनों गए और ये कूलम में था वो जूल में था, तो जूल पर कूलम तो वोल्ट होता है, आगे वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन, ये क्या है? यस सर। ये क्या अगला क्वेश्चन नोट करिए नीचे। With light of wavelength lambda, अच्छा ऐसा रुको क्वेश्चन लैंग्वेज फिर से लिखा रहा हूं मैं, देखो। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर a metal, increases three times stopping potential for a metal increases 3 times when light wavelength is half from lambda. When light wavelength is half from lambda, लाइट की मैंने लैम्डा की उसको मैंने हाफ कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 टाइम्स जैसा क्वेश्चन में दिया गया। What is threshold wavelength for this metal? Stopping potential is increasing 3 times
when light of wavelength lambda is half. Wavelength of light is half from lambda. पहले लाइट की वेवलेंथ लैम्डा थी, उसको हाफ कर दिया तो सबइल्यूमिनेशन 3 टाइम बढ़ गया. फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल. मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए. बताइए. अमन का कुछ आंसर आया? अमन चेक करेंगे. बाकी बच्चे भी अच्छे से कर लो. हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है. देखिए, वी स्टॉप जो होता है V तो E, वो होता है लाइट जो गिर रही है उसकी एनर्जी माइनस वर्क कांस्टेंट, है ना. जब V स्टॉप 3 टाइम हो गया है, जब आपने वेवलेंथ को हाफ कर दिया, यहाँ लैम्डा बाय 2 करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा. ठीक है ना. ऊपर वाली इक्वेशन से x बाय V स्टॉप की वैल्यू मैं नीचे रख देता हूँ. हो जाएगा 3 टाइम्स V स्टॉप की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से थी x बाय लैम्डा माइनस 5, ये हो गया 2x बाय लैम्डा माइनस. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 3x बाय लैम्डा 2x बाय लैम्डा को उधर लाते हैं तो यहाँ x बाय लैम्डा बचेगा. माइनस 3 पाई को उधर ले जाते हैं तो माइनस 3 पाई माइनस 5, तो वहां बचेगा 2 पाई. तो ऐसे पाई की वैल्यू मिल गई आपको. अच्छा, पाई जो होता है इट इज नथिंग बट x बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड. x बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड. अब देखो x और x कैंसिल हो गया तो लैम्डा थ्रेशोल्ड डायरेक्ट मिल रहा है आपको. यहाँ से समझ में आ रहा है लैम्डा थ्रेशोल्ड इज 2 टाइम लैम्डा. अब इस लैम्डा थ्रेशोल्ड को यहाँ लेके जाओ, लैम्डा को उधर लाओ तो लैम्डा थ्रेशोल्ड इज 2 लैम्डा. आंसर आ गया लैम्डा थ्रेशोल्ड 2 लैम्डा. आसान क्वेश्चन. क्लियर? यस सर. चलो, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे. अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया नहीं मैंने अभी तक, तो एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी करते हैं. देखिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ व्हेन photoelectron from metal मेटल, इसका वर्क फंक्शन दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट with photon of wavelength from incident on. For radius of path, find the radius of path in photo electrons from metal with photon incident on it are projected perpendicularly in magnetic field of 2 Tesla. चलो, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है आपके सामने, आप देख लो और करो, बताओ मुझे आंसर.
चलिए कोई आंसर इधर हुए तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बताना है। जब फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल पे गिर रहे, फोटो इलेक्ट्रॉन जो मेटल से निकल रहे हैं, फोटोन से गिर रहे थे, तो उनको अपन मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला में घुमा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, उसका हमारे पास रिलेशन होता है mv/c। इसमें mv को मैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके लिख सकता हूँ √2m k, और एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो फोटो इलेक्ट्रॉन की ले लेंगे। अब कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, तो कुछ हमें बोला ही नहीं कि किस इलेक्ट्रॉन की रेडियस बताना है, तो हम एक काम करते हैं ना, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो 0 से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक के होते हैं। यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो मैक्सिमम रेडियस तक आएगी, तो हम बोल देंगे कि भाई 0 रेडियस से मैक्सिमम रेडियस तक होगी रिजल्ट की वैल्यू, है ना, तो बता देंगे अपन। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेंगे तो वो निकालना पड़ेगी कि Kmax क्या होगी, Kmax कैसे निकाल सकते हैं, तो फोटोन की एनर्जी हमें पता चलेगा ना, उसकी वेवलेंथ भी है, तो Kmax हो जाएगा hc दैट इज 12420 अपॉन वेवलेंथ 1242 माइनस वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये हो रहा है 10 - 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए Kmax। तो क्या काइनेटिक एनर्जी आ गई तो रख दो, मैक्सिमम रेडियस जो आ सकती है इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, तो 2 m होता है 9.1 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन के लिए। काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 10⁻90 इंटू जूल करना पड़ेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत डाल देना, रेडियस एसआई में निकालने के लिए वहां पे आपको एसआई में रखना पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे कुछ बात 1.6 10⁻19 फिर से आएगा 2 के लिए, तो बी जो हमको दिया है वो दिया है 2 टेस्ला। मैक्सिमम रेडियस तो 1/2 बाहर रख लो, ये 8 × 2, 8 हो गया 4 × 2 × 2, यहाँ पे 2 और 2 का रूट 2 आ गया, फिर 4 का रूट भी 2 आ गया, और रूट 2 दिया है ऊपर, ऊपर लिखा नीचे लिखा, तो रूट के अंदर 1 3 बच जाएगा नीचे डिनोमिनेटर, तो ऊपर 9.1 10⁻31, नीचे 1.6 10⁻90 नंबर बचा, तो बाकी सब तो रूट के बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 10⁻19 ऊपर ले जाओ, 10 + 19 + 19 - 31 कितना बचेगा, 31 - 19 कर दो, कितना आएगा 12 सर। है ना, तो 10.12 आया, यहाँ पे बचा 10.12, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा लो चाहो तो 91/16 बच जाएगा, 10.12 का रूट लेंगे तो 10.6 आ जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 4/2 करके बाहर से 2 आ गया, इनटू 10.6 आ गया, इनटू यहाँ सॉल्व करके मेरे पास क्या आ रहा था 91/16 का रूट, ठीक है, 16 का रूट 4 ले लो, और 91 इज क्लोज टू 81, तो 81 का रूट तो आ जाता है 9, फिर 91 उससे थोड़ा बड़ा नंबर आने वाला है, तो क्या बड़ा नंबर, क्या रूट निकालना आता है कि नहीं आपको, हम निकाल ही लो ना डायरेक्ट इसका रूट, यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्या कैसे निकालते रूट बताओ, कैसे निकालेंगे 91 का रूट अगर निकालना हो तो बताओ, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाँ क्या समझाओ तो थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, कैसे करते क्या करते सर हैं हाँ सर दोनों को पेयर में लेंगे और 9 से करेंगे, 9 9 जा हाँ, 81। जो भी नंबर रहता है शायद दो दो के पेयर बनाते हैं सबसे पहले, है ना, यस सर। तो पहले 2 का पेयर बना लिया, उसका तो कुछ नंबर ही नहीं बचा है तो, यस है सर। ना, फिर सर 9 9 जा 81 से करेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ यहाँ पे 9 9, लिखेंगे। हाँ हाँ, तो और ऊपर एक 9 ऊपर एक 9 और यहाँ और 81 तो जो यहाँ और लिखा 9 होता है प्लस उसका कर स्क्वायर देंगे लिख इसमें। देंगे ना, यस सर, और 9 जो प्लस कर नंबर देंगे यहाँ लिखा रहता है उसमें उसी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, स्क्वायर नहीं लिखते, जो नंबर यहाँ लिखा रहता है उसमें उसी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई करके यहाँ 81 लिख दिया, और 9 और 9 का सम करके यहाँ लिख दो, यस सर। ठीक है, इधर उसका मल्टीप्लाई करके लिखना है, इधर सम करके लिखना है, तो यहाँ डिफरेंस देखिए क्या बचेगा 10। 10। अब पॉइंट लगा लो, पॉइंट के बाद फिर 2 0 के 2 पेयर बनाओ, यस सर। वो उतार दो, ये 1000 हो गया, ठीक है, आपको सोचना है कि यहाँ कौन सा नंबर लिखूं कि उसमें उसी का मल्टीप्लिकेशन करके इसके आसपास आ जाए, जैसे यहाँ 1 लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं अगर 2 लिखूंगा
तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा है लिखूंगा, मैं 3 लिखूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा है लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूँ उसमें उसी से मल्टीप्लाई करके इसके आसपास का नंबर आए, तो मुझे लग रहा है 5 करना चाहिए, क्योंकि 200 into 5 करीब करीब 1000 के पास आता है। यस सर। हाँ, तो यहाँ क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करा, पॉइंट लगा चुके थे तो यहाँ पॉइंट लगा लो, ऊपर 5 लिख लो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 18 into 5 90 होता है, 90 plus 25 925, ठीक है। यहाँ डिफरेंस बचा 75, यहाँ पे इनका सम करके लिख दो तो इनका सम हो जाएगा 190, इधर सम करके लिखना है और जो नंबर लिखो उसी से मल्टीप्लाई करके लिखना है। आ रहा है क्या लॉन्ग डिवीजन में याद आ रहा है बच्चे? यस सर। Yes, sir. तो इसका रूट 9.5 के आसपास आ गया अभी तक। तो एक और डिजिट चाहिए अगर तो 2 जीरो और उतार लेना यहाँ पे, तो 7500। अब यहाँ क्या लिखो कि इसके आसपास बने, सोचो। तो 3 मेरे हिसाब से 3 लिख दूं, 3 के आसपास होना चाहिए। हाँ, अंदाज से 3 लग रहा मुझे, तो उसका रूट आने वाला 9.53, तो ये रूट 91 हो जाएगा 9.53। बस अब देखो बाहर 2 और 4 से 1/2 बचा, बाय 2 यहाँ पर डिवाइड कर लेना, तो 4.7 बनने वाला है, तो है ना, 4 होगा 1 बचे 1 होगा 15, 4.3 कुछ आने वाला है, नहीं 2.3 कुछ जो भी आने वाला देख लेना, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, सॉरी 2 से डिवाइड करके डिवाइड करना पड़ेगा, हो जाएगा। सर वो 10 की पावर -6 होगा। हाँ तो सही बात है, ऊपर -31 ना तो 10 का -6 होगा, ठीक है, थैंक यू। चलो तो रेडियस आ गई फिर, और ये मैक्सिमम रेडियस है, इससे कम भी पॉसिबल होगा। आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह सीख के अपन ने देखा। सर, हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट क्यों किया सर? मैंने बोला था ना एसआई में करेंगे अपन चीजें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एसआई यूनिट थोड़ी होती एनर्जी की। यस सर। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट चीज समझना स्टार्ट करते हैं, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर। अब आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी रेस करिए, उसके बाद एसी भी करिए, करके लाइएगा। हाँ मैं फिर पूछ रहा हूँ, तो आज बीसीएस रख ले शाम को? यस सर। क्या टाइम रखे? सर 7 to 8 to 9 है। हाँ सर, 8 to 9 डीसीएस है, तो आप दूसरा टाइम रख लीजिए। 8 to 9 है, मैं तो 4 बजे के आसपास 3:30 4 बजे सोच रहा हूँ, चलेगा? यस सर। यस सर, 4 बजे रख लो। हाँ 4 o'clock अपन डीसीएस रख रहे हैं, ठीक है। यस ईएमआई सर। सर। हाँ ईएमआई को कंप्लीट कर लेंगे, और भी आपको डाउट हो सकता है। हाँ 4 o'clock थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि मेरे फिर 5 बजे से क्लास है, तो फिर 4 से थोड़ा पहले कर ले। 3:30 पे कर लेते हैं। हाँ 3:30 पे कर ले, ठीक है। आज 3:30 पे अपनी क्लास है ना, मैं भूल जाऊँ तो मेरे को रिमाइंड करा देना। हाँ मुझे तो रिमाइंड वगैरह सर मॉड्यूल भी डिस्कस करना है ना? हाँ ईएमआई का जो आपको डाउट है आप पूछ सकते हो, जो आपको पूछना है पूछ सकते हो। चलिए रेडिएशन फोर्स या रेडिएशन प्रेशर पे आते हैं। तो रेडिएशन फोर्स निकालने से पहले एक छोटी सी चीज मुझे जरूरत है, तो मैं पहले तो वो डिराइव करा रहा हूँ आपको। मान लो एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, एरिया ए है उसका, इस प्लेन सरफेस का नॉर्मल दिखा देता हूँ मैं, ये रहा, ये इसका नॉर्मल है, उस पर लाइट आके फॉल कर रही है, पर लाइट जो आ रही है ना वो नॉर्मल से थीटा एंगल पे आ रही है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर आके फॉल कर रही है। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है, दिस इज व्हाट अ पैरेलल बीम। अच्छा जो इंटेंसिटी आ रही है उसकी आई है, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी आई फॉल कर रही है, लाइट आई इंटेंसिटी की फॉल कर रही है। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ कि इस पर कितने फोटॉन गिर पर सेकंड, मेरा इंटरेस्ट है इसका फोटॉन का नंबर निकालना। नाउ इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, किसी को याद है क्या?
And Energy of photon per unit time and area. हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन into energy of photon divided by area divided by time. अच्छा, जो एरिया लेते हो तो परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं, है ना? तो लाइट के परपेंडिकुलर एरिया इस एरिया का कंपोनेंट होगा ना, तो इंटेंसिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन बाय इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन को h nu या h by लैम्डा लिख लो, डिवाइड बाय एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा a cos थीटा। एरिया के नॉर्मल का थीटा एंगल है, एरिया के नॉर्मल का थीटा एंगल है, तो एरिया वेक्टर जो ऐसा होगा उसके लाइट के अलावा कंपोनेंट ऐसा लेंगे अगर, तो a cos थीटा हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट मतलब एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन पर मिनट टाइम निकालने के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अगर मुझे कितने फोटॉन पर सेकंड गिर रहे हैं मुझे चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन पर मिनट टाइम इस सरफेस पे जो गिर रहे हैं मुझे चाहिए, तो वो मैं निकाल सकता हूँ, ये i into a cos थीटा डिवाइड बाय h by lambda। h by lambda इज एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, उसको चाहो तो h भी लिख सकते। तो देखो ये एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? एरिया को मैंने a cos थीटा क्यों लिया है, ये क्लियर हुआ क्या अच्छे से? एरिया a cos थीटा क्यों लिया है? Yes sir. वेरी गुड। चलो, तो सबसे पहले तो अपन ये निकाल लिया, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है किसी सरफेस पे जब लाइट फॉल करती है तो उस पर कितना फोर्स, कितना प्रेशर लगता है। ठीक है, प्लीज माइक ऑफ रखिए। तो मैं केस मान के कर रहा हूँ, केस 1 कि सरफेस लाइट को पूरा अब्सॉर्ब कर रही है, प्योर अब्सॉर्बिंग। तो भी लाइट फॉल कर रही सरफेस तो पूरी तरह से 100% अब्सॉर्ब हो गई, ऐसा मान के कर रहा हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास कुछ एरिया है, ये एरिया है इसका नॉर्मल ये था, और इस पर लाइट फॉल कर रही है, लाइट दिखाते इससे फॉल कर रही है, तो मैंने दिखा इस पर लाइट फॉल करते हुए। ठीक है, लाइट का मैंने नॉर्मल से एंगल मान लिया थीटा। अच्छा, लाइट फॉल करती है तो फोटॉन फॉल करता है, तो फोटॉन आता है तो अपने साथ फोटॉन का मोमेंटम लेके आएगा। कितना होता है फोटॉन का मोमेंटम तब? h by lambda। हाँ, तो फोटॉन तो पूरा अब्सॉर्ब होने वाला है ना, तो इधर फोटॉन आ रहा है अपना मोमेंटम लेके, विच इज h by lambda। फोटॉन का जो मोमेंटम होता है वो h by lambda होता है। फोटॉन अपना मोमेंटम h by lambda लेके आ रहा है, पर वो आके पूरा अब्सॉर्ब हो गया, सरफेस में पूरा अब्सॉर्ब कर लिया, तो फोटॉन का जो मोमेंटम था वो पूरा सरफेस को मिलेगा ना, फिर अब्सॉर्ब हो गया। तो मोमेंटम गिवन बाय ईच फोटॉन, एक फोटॉन सरफेस को कितना मोमेंटम देगा बताओ? h by lambda देगा, जितना आपका मोमेंटम था पूरा ही तो ट्रांसफर हो गया सरफेस को। नाउ Yes इस sir. सरफेस पर अगर लगने वाला फोर्स निकालना है तो न्यूटन सेकंड लॉ से तो फोर्स को लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? Yes sir. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बोल सकता हूं सरफेस को कितना मोमेंटम पर सेकंड मिला, दिस विल बी इक्वल टू मोमेंटम गिवन टू सरफेस पर सेकंड या पर मिनट टाइम, राइट? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम कितना दिया पर सेकंड हो जाएगा, कितना फोर्स लगा, फोर्स इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ मोमेंटम पर सेकंड कितना मिला, उसको लिख सकता हूं मैं कितना मोमेंटम एक फोटॉन ने दिया है तो नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन तो पर सेकंड है पर यूनिट टाइम है, तो एक फोटॉन ने क्या मोमेंटम दिया, मोमेंटम बाय ईच फोटॉन। ये क्या, ये क्वेश्चन कोई भी समस्या है तो बताइए।
समझिए अच्छे से। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, सरफेस को जो मोमेंटम मिला पर सेकेंड इतना लिख सकता हूँ, मोमेंटम गिवन टू सेकेंड। पर सेकेंड कितना मोमेंटम मिलेगा, कौन दे रहा है मोमेंटम, फोटोन दे रहा है। तो एक फोटोन ने कितना मोमेंटम दिया, इनको कितने फोटोन आएगा पर सेकेंड, लिख सकता हूँ ना साफ साफ ऐसा में। चलो अब बताओ नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम क्या था, आई ए cos थीटा बाई एस सी बाई लैम्डा। वेरी गुड। और एक फोटोन में मोमेंटम क्या दिया, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार लैम्डा से एक बार लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आई ए cos थीटा बाय सी। सरफेस को लगने वाला फोर्स मिल गया, कितना फोर्स सरफेस को लग रहा है, तो रेडिएशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है सरफेस को वो आ गया। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे डायरेक्शन भी बताना चाहिए, मुझे डायरेक्शन भी बताना चाहिए। तो मोमेंटम की डायरेक्शन जो थी वही फोर्स की डायरेक्शन हो, मोमेंटम इस तरफ मिला सरफेस को, इधर ही फोर्स लगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी, समझे क्या, इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। इज दिस क्लियर, सरफेस को कितना फोर्स Yes, फील sir. हो रहा है। अबे फोर्स आएगा बहुत कम, क्योंकि वो सी है नीचे, सी कोई बड़ा नंबर होता है ना 3 × 10⁸ के आसपास होता है, तो बहुत कम ही आता है फोर्स, हमको फील भी नहीं होता, इतना कम रहता है फोर्स। अच्छा लोग प्रेशर भी पूछते हैं, प्रेशर भी निकालना चाहिए, सरफेस को प्रेशर क्या फील हो रहा है, प्रेशर कैसे निकालते हैं बताओ जरा मुझको, कैसे निकालो प्रेशर। फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया देती है। वो तो मान एरिया कर दूं पक्का, छोटे बच्चे हो क्या आप तो ऐसा बोल रहे हो, कैसे निकालते प्रेशर, फोर्स अपन परपेंडिकुलर एरिया सर। गलत, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है अपॉन एरिया। मैंने सुना आप लोगों ने फ्लूइड्स पढ़ लिया, मैंने सुना आप लोगों ने फ्लूइड्स पढ़ लिया तो, सही सुना है सर। हाँ और फिर उसके बावजूद आप ऐसी चीज बोल रहे थे मुझे, प्रेशर कैसे डिफाइन होता है किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एट अ पॉइंट, तो उस पॉइंट पे छोटा सा एरिया लिया जाए, उस एरिया पे उस एरिया के परपेंडिकुलर क्या फोर्स लग रहा है वो ढूंढा जाए, वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया ऐसे डिफाइन होता है प्रेशर, समझे, यस सर। एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स ले जाता है। तो बताओ इस एरिया पे प्रेशर कितना लगेगा, जल्दी बोलो। आई अपॉन सी। हाँ ए cos थीटा से डिवाइड कर देंगे सर। एफ cos फिर थीटा कोई बाई ए। गलती, फिर कोई गलती, ये क्या लिखा है, सर एफ cos थीटा बाई ए। हाँ मैंने तो बोल दिया, चलाओ थोड़ा बोलने से पहले जो लिखा है वो समझो तो सही, क्या लिखा है, एफ परपेंडिकुलर मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे और फिर एरिया डिवाइड करेंगे, तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ cos थीटा होगा ना, और एफ की डायरेक्शन ये है तो एफ cos थीटा होगा ना सरफेस के परपेंडिकुलर। यस सर। हाँ तो ऐसी गलती क्यों हुई हमसे, बस ये गलतियां खत्म करो अपनी, तो वन सब फिर बढ़िया नंबर लाएंगे। चलो तो प्रेशर निकल गया सरफेस के ऊपर, आई cos थीटा बाई सी। तो ये मैंने केस 1 लिया, सरफेस प्योर अब्सॉर्बिंग है ऐसा माना और उस पर लगने वाला प्रेशर निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया। अच्छा फोर्स के बारे में ध्यान रखना है, लाइट के डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा नहीं कि सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना। तो फटाफट ये नोट कर लीजिए, मैं केस 2 पर आने वाला हूँ, जल्दी से नोट करो ये। तो आज केस 2 देखेंगे अपन। केस 1 में मैंने माना है कि लाइट सरफेस पे गिर रही है और पूरी अब्सॉर्ब हो जाती है, तो हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि लाइट पूरी अब्सॉर्ब हो जाती है, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है जैसे मिरर से होती है, और रिफ्लेक्शन का भी केस देखेंगे अपन, है ना। तो केस केस 2 है अपना कि सरफेस पे लाइट गिरने से प्योर रिफ्लेक्ट होगी, पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा माना है प्योर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन।
चलो जब लाइट गिर के पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगी तो जितने एंगल का आती है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी ना नॉर्मल से। कुछ ऐसा होगा ना कि फोटोन आए इधर, इधर इतने एंगल पर भी क्या बताओ, सही बात है क्या? यस सर। अब ये बताओ आने वाला फोटोन अपने साथ 8 बाय लैम्डा का मोमेंटम ला रहा है, तो जाने वाले को तो 8 बाय लैम्डा का मोमेंटम लाएगा। वेवलेंथ थोड़ी बदलती लाइट की टकरा कर, रिफ्लेक्शन से वेवलेंथ थोड़ी बदलती, तो फोटोन का मोमेंटम तो 8 बाय लैम्डा ही रहेगा मैग्नीट्यूड में। पर देखो मोमेंटम की डायरेक्शन बदल रही है। अगर आप इंसिडेंट फोटोन को देखें तो उसकी डायरेक्शन जल्दी बताते हो, डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, तो मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज है तो मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है ना। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है बता सकते हो क्या मुझे? मोमेंटम चेंज का मैग्नीट्यूड क्या है? अच्छा मुझे सिंपल सा आंसर दो, मोमेंटम चेंज कैसे निकालो? हाउ आई शुड कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाउ आई शुड कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम? सिंपल सा आंसर फटाफट दो। फाइनल वेक्टर में माइनस लेके फाइनल वेरी माइनस गुड, इनिशियल फाइनल करना। माइनस इनिशियल, वेरी गुड। चेंज इन एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इट्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर, और किसी भी क्वांटिटी के चेंज के लिए वेक्टर का स्केलर के लिए भी यही करेंगे ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है आपको, दो वेक्टर का डिफरेंस चाहिए आपको, और आपको दिख रहा है उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल पता है, तो ये रिजल्ट क्या आएगा अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप सब वेक्टर पढ़े लिखे बच्चे, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी है, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो फटाफट जवाब आना चाहिए आपका। बोलो बताओ। वेक्टर का डिफरेंस कैसे लेते हैं? फाइनल वेक्टर और इनिशियल का उल्टा करके ऐड कर दो, इनिशियल का उल्टा करें तो इधर आएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर हो जाएगा, इनिशियल का उल्टा इधर, ये फाइनल, और इनका मुझे सब ऐड करना पड़ेगा, है ना। हम मैं सेपरेशन करता हूँ तो इनिशियल को उल्टा करके ऐड कर दो, इनिशियल को उल्टा करा और ऐड करा, इन दोनों का रिजल्ट आने वाला है इधर, कितना आने वाला है? 8 बाय लैम्डा तो cos थीटा ऐड हो जाएगा। 2h by lambda cos theta। वेरी गुड, 2h/λ cos थीटा। क्या ये चेंज इन मोमेंटम समझ में आया? यस सर। यस सर। है ना, ये वेक्टर्स अपन को आना चाहिए बच्चे करते हैं तो। अब मोमेंटम गिवन बाय ईच फोटोन, भाई जितना एक फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ वो उतना ही तो सरफेस को भी दिया होगा उसने, तो सरफेस को इतना ही हर फोटोन मोमेंटम दिया, 2h/λ cos थीटा। फोर्स कैसे निकालेंगे? बाकी पूरी कहानी से, पूरी कहानी सेम है, बट यहाँ पर अब मुझे एक फोटोन का जो मोमेंटम गिवन है वो 2h/λ cos थीटा ऐसा लिखूंगा अगर मैं, तो मेरे पास अब रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा फोर्स की डायरेक्शन अब क्या आएगी? किस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हो रहा था? फाइनल मोमेंटम इधर, इनिशियल का अपोजिट इधर, इन दोनों का एडिशन, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल का एडिशन करेंगे तो इधर आएगा ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यस सर। चेंज इन मोमेंटम जो फोटोन का है वो इस तरफ है, तो सरफेस को उधर की तरफ फोर्स मिला होगा, उल्टा होगा ना, जितना फोटोन का मोमेंटम इस तरफ चेंज हुआ तो सरफेस का इस तरफ चेंज हुआ, इक्वल इन अपोजिट साइड का होता है ना उसकी एक्सेलरेशन पे फोर्स, तो सरफेस को इधर फोर्स मिला होगा, तो ये फोर्स अब किधर लग रहा है? नॉर्मल टू द सरफेस। सबके बाद फोर्स पूरा नॉर्मल ही है, तो प्रेशर निकालने के लिए आपको यहाँ पे फिर से cos थीटा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फोर्स नॉर्मल है, यस सर। ठीक है। लेकिन अब फोर्स का रिलेशन देखो, इसमें ऑलरेडी 2 का फैक्टर आ चुका है ना, और cos पर थीटा आ चुका है, तो आएगा तो अभी भी 2i cos पर थीटा बाय c, मतलब 2 बस बढ़ जाएगा, बाकी सब भूल देगा। तो अब की बार प्रेशर भी आ गया, पिछली बार से डबल प्रेशर आ रहा है, देखा आपको डबल है। अच्छा मैंने अभी सरफेस प्योर अब्सॉर्बिंग प्योर रिफ्लेक्टिंग,
जरूरी हमेशा रिफ्लेक्ट करे। हो सकता है कि 50% रिफ्लेक्शन हो रहा हो लाइट का और 50% लाइट की एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी। जो लाइट गिरी उसका 50% ऑब्जॉर्ब हो गया और 50% रिफ्लेक्शन हो गया, तब क्या करोगे बताओ? तब क्या करोगे? सीधा सा मोमेंट सीधा सा आंसर सुनो। जो इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो रही है वो टोटल की 50% है, तो इस आई को टोटल का 50% डाल देना। जनरल केस में जो फोर्स का रिलेशन आ जाएगा, जनरल केस मतलब सरफेस थोड़ी अब्सॉर्ब करे थोड़ी रिफ्लेक्ट करे, ऐसा कुछ केस हो अगर, तो वहां क्या करना चाहिए भाई, जितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना रिफ्लेक्शन का फोर्स ले लेना, उतना परसेंट जितना अब्सॉर्प्शन हो रहा है परसेंटेज में उतना अब्सॉर्प्शन का फोर्स ले लेना और जोड़ देना, ऐसा आ जाएगा। तो वो मैं लिख दूं नीचे, टोटल फोर्स इन जनरल केस निकालना है। मान लो x% रिफ्लेक्शन था, तो रिफ्लेक्शन का फोर्स जो होता है ये रहा, x% ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? x% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो x% इंटू x% ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्लस बचा हुआ 100 माइनस x% अब्सॉर्प्शन हो रहा होगा, अब्सॉर्प्शन का फोर्स वेक्टर लगाएगा। ध्यान रखना फोर्स वेक्टर होता है और दोनों केस के फोर्स की डायरेक्शन अलग आती है। रिफ्लेक्शन का जो फोर्स होता है नॉर्मल टू सरफेस होता है और अब्सॉर्प्शन का जो फोर्स होता है वो लाइट की डायरेक्शन में होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना है। x% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो x% इंटू x रिफ्लेक्शन लगा देना प्लस 100 माइनस x इंटू अब्सॉर्प्शन। इस तरह से जनरल केस का फोर्स आ जाएगा। क्या आया समझ में? प्रेशर के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो, प्रेशर के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो। चलो एक जनरल केस भी अपन देखेंगे। अब मैंने क्या कराया, देखो आपको प्लेन सरफेस से दी, मैंने कोई कर्व सरफेस नहीं दी। मान लो कर्व सरफेस होती तो क्या करते? अगर आपको जो सरफेस लाइट गिर रही है वो कर्व सरफेस होती है या इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, तब क्या करते हैं आप लोग बताओ? तब क्या करना चाहिए जल्दी बोलो? इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात। पूरी जो सरफेस है उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ो, हर छोटे हिस्से पे जो फोर्स है वो तो मैं छोटा सा हिस्सा है तो वहां कर्वेचर को निगलेक्ट करके वहां पर प्लेन जैसा छोटा सा एरिया मान सकता हूँ, उस पर फोर्स निकाल के छोटे फोर्स को वेक्टर में जोड़ के टोटल फोर्स निकाल लो यस सर। ना। इंटीग्रेशन रहता है ना हमारे पास फाइनल इलाज हर चीज, तो वो कर लेंगे अपन। चलो तो अब मेरे पास अभी ज्यादा समय बचा नहीं है, एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, आप ट्राई करके लाइएगा। तो एससीबी में है ये क्वेश्चन, आपको सेम मिल जाएगा एससीबी में, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है। क्या फॉल कर रही है? क्या फॉल कर रही है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है। लाइट फॉल कर रही है इंटेंसिटी आई, आई क्या क्या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई फॉल कर रही है। तो इंटेंसिटी फॉल करने से, इस पे लाइट गिरने से इस पे लगने वाला है फोर्स, हाई इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइट इस पे लगने वाला है फोर्स। तो कितना फोर्स लगेगा ये बताना। अब स्फीयर के दो केसेस लेंगे। केस वन, स्फीयर को मान लेना कि प्योर अब्सॉर्ब कर रहा है लाइट को, और केस टू स्फीयर प्योर रिफ्लेक्टिंग। दोनों केस का फोर्स निकालना, स्फीयर पे क्या आएगा समझे? एक केस में स्फीयर पे जो भी लाइट गिर रही पूरी अब्सॉर्ब हो गई ऐसा मान लो, तो दूसरे केस में स्फीयर पे जो भी लाइट गिर रही पूरी रिफ्लेक्ट हो रही। दोनों केस को अलग से करना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है, तो ध्यान रखना है चीज का। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या अभी हमें यहाँ? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन करके लाइएगा आप और अपना ये फोटोइलेक्ट्रिक एंड रेडिएशन प्रेशर का कंप्लीट। तो मेरा सजेशन है कि इसके एचसीबी के सॉल्व एग्जांपल देखो, अपने मॉडलिंग को सॉल्व करो, रेस करके लाइए, है ना? और आज शाम को अपन मिलने वाले 3:30 पर डिस्कशन कीजिए, ठीक है? सर ये जो स्पेयर रखा हुआ है
हाँ नो सर, हो गया क्लियर। ठीक है। सर यस। हाँ बोलिए, रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना सर? फिर से बोलो। रिफ्लेक्शन तब होगा तब फोर्स की डायरेक्शन जो फोटो इंसिडेंट हो रहे हैं उससे अपोजिट होगी ना सर? रिफ्लेक्शन के केस में सर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ तो डायरेक्टली पूछो ना ये। ठीक है, एक फोटोन सरफेस को कितना मोमेंटम देगा, जितना उसको मिला, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है सरफेस, जितना मोमेंटम फोटोन को मिला उतना उसने सरफेस को दिया है ना सर। फोटोन जब सरफेस से टकराया तो अगर फोटोन का चेंजिंग मोमेंटम हुआ तो उतना ही चेंजिंग मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन सरफेस पे होना चाहिए। तो फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ था इस डायरेक्शन में, फोटोन का इस डायरेक्शन चेंज हुआ तो सरफेस का उस डायरेक्शन में चेंज हुआ होगा, उतना ही एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होने की वजह से। क्या पॉइंट करेंगे? यस सर। When two things collide, दो चीज जब टकराती है तो उनके बीच में जो फोर्स जनरेट होता है उसके वजह से एक पे जितना इधर मोमेंटम चेंज होगा दूसरे पे उतना ही उल्टा मोमेंटम चेंज होगा। इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम होता है। तो फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इस तरफ था तो सरफेस का उस तरफ होगा, वो उधर ही फोर्स बनेगा। तो है क्या समझ में आपकी बात? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ठीक है तो बच्चों अपन यहीं अब रुकते हैं, अपना ऑफिस टाइम भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क दे दिया मैंने, क्या क्या करके लाइएगा। और हाँ एक चीज और, हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो केमिस्ट्री में आपका हो चुका होगा, तो काफी चीजें पूरी कॉपी पेस्ट होती है ना। तो आपका केमिस्ट्री के नोट सामने लेके बैठना जब पढ़ेंगे तो कुछ नया लगे तो नोट कर लेना ताकि जल्दी हो जाए आपका काम। और रिवाइज करके आइएगा केमिस्ट्री में जो भी पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे काफी जल्दी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके बच्चों, चलिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।